हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। संविधान के दो अनुच्छेद 74 और 75 में जिस तरह से राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, उसका उल्लेख हमने कल की क्लास में किया था। कैसे मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति होती है, मंत्रिपरिषद की भूमिका क्या क्या है, किस तरह से मंत्रिपरिषद जो है वो आर्टिकल 75 के तहत कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी साथ लेके चलती है। फिर हमने कुछ फीचर्स भी देखे थे, मंत्रिपरिषद की विशेषताएं क्या हैं। यहाँ तक पिछली क्लास का हमारा कंटेंट रहा था और लास्ट में हमने जाते जाते देखा था कि मंत्रिपरिषद की रचना किस प्रकार से 3 प्रकार के मंत्रियों से होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। उसके बाद आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें एक और कड़ी आती है, डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको हम कह सकते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के अंदर अंतर क्या है। देखिए बहुत बहुत कई बार ये 10 नंबर का आपका जो बी पार्ट है उसमें ये सवाल आता है। मंत्री परिषद का मतलब अगर मैं मोटे तौर पर बताऊं आपको तो प्रधानमंत्री के साथ जितने भी मंत्री हैं जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, जिसमें कैबिनेट लेवल के मंत्री भी आ जाते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं और उप मंत्री भी आ जाते हैं, वो सब मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनती है। लेकिन उसमें से मतलब उसका एक पार्ट, उसमें से कुछ लोगों को मिलाकर कैबिनेट बनती है। अब वो कुछ लोग कौन है वो अभी हम डिफरेंस देखेंगे तब उसमें और ज्यादा क्लियर करते हैं। तो मेनली ये हमारे लिए समझना जरूरी है कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। एक टेबल के माध्यम से मैंने आपके सामने ये पूरी चीज रखने की कोशिश की है। बहुत छोटे अर्थों में मैंने ये चीज बताया है, बताने की कोशिश की है आपके सामने। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बीच में पहला जो डिफरेंस है वो आकार को लेकर है। आकार का मतलब साइज। यहाँ साइज का उल्लेख, जैसे कि अभी मैंने कहा था कि जब मंत्री परिषद की हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मंत्री परिषद के अंदर सभी मंत्री आ जाते हैं। सभी मंत्री का मतलब यहां पर किनसे है, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, स्टेट मिनिस्टर्स भी हैं और उप मंत्री भी हैं। ये सब मिलकर मंत्री परिषद बन जाती है। और कल एक और बात हम लोगों ने करी थी, आर्टिकल 352 में बयान, नहीं 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 2003 के अंदर जो 91वें संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर ये कहा गया था कि लोअर हाउस के अंदर जितने मेंबर हैं उसका 15% मेंबर जो होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होंगे। तो ये जितने भी मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो सब मंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं। तो साइज की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद एक वृहद संस्था है जिसमें सारे मंत्री इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन उसके कंपेयर में अगर हम कैबिनेट की बात करते हैं, मंत्रिमंडल की, तो वो एक छोटी निकाय है, एक छोटी संस्था है। क्यों छोटी संस्था है? क्योंकि मंत्रिमंडल के अंदर जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जनरली जिनके पास पोर्टफोलियो होता है, एक किसी न किसी विभाग के वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनको मिलाकर के कैबिनेट बनाई जाती है, मंत्रिमंडल उनको कहा जाता है। तो जिनकी संख्या हम बता सकते हैं अप्रोक्स 15 के लगभग, 10 से 15 जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जो अलग अलग विभागों के या मंत्रालयों के मुखिया जाने जाते हैं, उनसे मिलकर कैबिनेट बनती है। तो आकार की दृष्टि से हम कह सकते हैं जहां कैबिनेट एक छोटी निकाय है, वही मंत्री परिषद एक वृहद निकाय है जिसमें सारे मंत्री आते हैं। दूसरी बात अगर हम कहें डिवीजन के बेस पर, तो डिवीजन के बेस पर क्या बात की जा सकती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। मेजरली मंत्री परिषद के अंदर 3 श्रेणियों के मंत्री होते हैं।
कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन जब हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो उसमें केवल एक ही कैटेगरी होती है और वो कैटेगरी है कैबिनेट मिनिस्टर्स। जैसे अभी हमने आकार में कहा, आकार के अंदर हमने क्या बात करी थी कि मंत्रिमंडल में सब कैबिनेट लेवल के मंत्री होते हैं, तो वही बात यहाँ पर डिवीजन के बेस पर हम बता सकते हैं कि मंत्रिमंडल के अंदर केवल कैबिनेट लेवल के मंत्री होते हैं। लेकिन मंत्री परिषद के अंदर तीन तरह की श्रेणियां, तीन तरह की कैटेगरीज होती है, कैबिनेट मिनिस्टर की, स्टेट मिनिस्टर्स की और डेप्यूटी मिनिस्टर्स या उप मंत्रियों की कैटेगरी होती है। तीसरी बात, जब हम मीटिंग्स की करते हैं तो उसमें भी एक डिफरेंस दोनों के अंदर नजर आता है। देखिए, आप अक्सर अखबार में पढ़ते होंगे या न्यूज में सुनते होंगे, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक करी, है ना, या कैबिनेट की बैठक में ये डिसीजन लिया गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जो छोटा नंबर है जिसमें मेनली कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स आते हैं, उन्हीं के साथ रेगुलर प्रधानमंत्री बैठकें, मीटिंग्स आयोजित करता है। जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं उन कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ ही प्राइम मिनिस्टर का डिस्कशन होता है। कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें लगभग 70-80 मेंबर होते हैं, उनकी एक साथ बैठक नियमित तौर पर नहीं होती है ना। यदा कदा ओकेजनली कभी उनकी बैठक एक साथ हो गई तो हो गई। बाकी अगर रेगुलरिटी के नाम पर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के साथ रेगुलर बैठक करता है, उनके साथ इंपॉर्टेंट विषय पर डिस्कशन करता है, और फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर्स उनके डिपार्टमेंट में या उनके पोर्टफोलियो में जो राज्य मंत्री और उप मंत्री है उनके साथ वो अलग बैठ के कर लेते हैं। वो सेकंड फेज है। तो इस मीटिंग के बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि जहां मंत्रिमंडल की बैठकें नियमित होती है और उसमें सारी कैबिनेट के मिनिस्टर्स जो है वो प्रधानमंत्री के साथ कलेक्टिव तौर पर काम करते हैं, पॉलिसीज के बनाने के लिए डिस्कशन करते हैं, डिसीजन लेते हैं, वहीं मंत्री परिषद में इस प्रकार की बैठकों और इस प्रकार की कार्यवाहियों को नहीं देखा जा सकता। तो ये तीसरा अंतर हम बता सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पावर्स को लेकर। अब यहां देखिए आप, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कहा गया है आर्टिकल 74 के अंदर, कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगी। यानी कि संविधान ने औपचारिक तौर पर ये सारी शक्तियां व्यवहार में प्रयोग करने की जिम्मेदारी किसको दी है? मंत्री परिषद को दी है ना। एक बड़ी निकाय, एक बड़ी संस्था जो मंत्री परिषद है, उसको ये सारी शक्तियां सौंपी गई है। लेकिन वो मंत्री परिषद के सभी सदस्य उन शक्तियों का प्रयोग व्यवहार में नहीं करते हैं। व्यवहार में वो काम कौन कर रहा है? तो हम बोल सकते हैं कैबिनेट के द्वारा जो कैबिनेट लेवल के मंत्री हैं, वो मंत्रिमंडल मिलकर प्रधानमंत्री के साथ उन शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग करता है। तो जो वास्तविक प्रयोग करता है शक्तियों का, जो एग्जीक्यूटिव के पावर्स हैं प्रेसिडेंट के, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को है, लेकिन उनका यूज मेनली और इफेक्टिव तौर पर कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। एक और अंतर ये बता सकते हैं हम। फिर एक स्टेटस को लेकर एक डिफरेंस बताया जा सकता है दोनों के बीच में। स्टेटस यानी कि स्थिति किस तरह की है। तो मंत्री परिषद की जब हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद में जो दो कैटेगरियां हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री, वो एक तरह से अधीनस्थ हैं। किसके अधीनस्थ हैं? वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अधीन हैं। उनकी उनकी डायरेक्शन में, उनकी गाइडेंस में वो काम करते हैं। लेकिन जब हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर एक तरह से केवल प्रधानमंत्री का वो डायरेक्शन लेते हैं, अदरवाइज वो अपने विभाग की नीतियों का निर्धारण करने में, ऑर्डर जारी करने में वो इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। यहां मैं एक चीज और बता देता हूं। कल मैंने एक बात कही थी कि राज्य मंत्री दो तरह के होते हैं, है ना। एक राज्य मंत्री वो जो किसी न किसी पोर्टफोलियो में कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में असिस्टेंट्स के रूप में काम करते हैं, और दूसरे स्टेट मिनिस्टर्स वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट चार्ज लेकर काम करते हैं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट चार्ज वाले जो मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, वो अधीनस्थ नहीं होते हैं, वो सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन रिमेनिंग जितने भी राज्य मंत्री हैं और रिमेनिंग जितने भी उप मंत्री हैं, वो सब के सब कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन रहते हुए काम करते हैं। तो ये उनका एक स्टेटस हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली उनका क्या फॉर्म है, संवैधानिक रूप में उनकी क्या स्थिति, अगर हम वो बात करें तो हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद को
मूल संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, आर्टिकल 74 जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से आर्टिकल 74 के अंदर मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। और ये कहाँ है? ये एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट में नहीं है, ये आर्टिकल 352 के अंदर लिखा गया है कि मंत्रिमंडल के परामर्श से या मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। तो ये बाद में ऐड किया गया स्टेटस है, जबकि मंत्रिपरिषद जो शब्द है उसकी जो व्यवस्था है वो मौलिक संविधान या मूल संविधान जो 1950 में लागू हुआ उसी का एक भाग है। अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ बता देता हूं, जब हमने बात करी थर्ड डिफरेंस की बैठकों की, तो तब मैंने कहा था कि जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो प्रधानमंत्री किनके साथ बैठक करता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ करता है। इसमें हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि अगर कोई स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज वाला है और प्रधानमंत्री को ये लगे कि उसकी उपस्थिति भी कैबिनेट की बैठक में आवश्यक है, तब वो उसको भी बुला सकता है। यानी कि एक ऐसा स्टेट मिनिस्टर जो इंडिपेंडेंट पोस्ट को लेकर बैठा है किसी पोर्टफोलियो में, जिसके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, उसको अगर प्राइम मिनिस्टर कॉल करे तो उस कॉल के बेस पर वो भी कैबिनेट की बैठकों में अपनी सहभागिता या अपना पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर सकता है। तो ये कुल 5-6 बातें हैं जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कैबिनेट के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। ये हमारा आज का पहला एक टॉपिक हुआ। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद के कार्य क्या है, उसकी भूमिका क्या है, रोल क्या है, वो चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। मोटे तौर पर यदि हम आर्टिकल 74 की बात करें तो केवल एक लाइन में हम बात बता सकते हैं कि प्रेसिडेंट को जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स दिए गए हैं उन पावर्स का यूज प्रेसिडेंट किसके माध्यम से करेगा? प्राइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस और उसकी सहायता के आधार पर काम करेगा। तो एडवाइस देना और सहायता करना राष्ट्रपति को, ये मोटे तौर पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम है। लेकिन केवल इतना ही काम नहीं करती है मंत्रिपरिषद, इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसकी भारतीय राज व्यवस्था में। तो वो कौन कौन से कार्य हैं या वो कौन कौन सी भूमिका है उसको हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं फ्रेमिंग द पॉलिसीज, यानी कि नीतियों का निर्माण करने में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्यपालिका जिसको हम रियल एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं, वो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो देश के लिए जितनी भी नीतियां बनानी है ना, जिन जिन फंक्शंस पर काम करना है, वो नीतियां इसी मंत्रिपरिषद के द्वारा बनाई जाती है। ये बात और है, मतलब हम लोग की मंत्रिमंडल में उसकी भूमिका खास रहती है, लेकिन मंत्रिमंडल भी किसका पार्ट है? उसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट है। इसीलिए हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि मंत्रिपरिषद जो है वो देश के लिए नीतियां बनाती है, या क्या नीतियां होनी चाहिए उस पर वो निर्णय लेती है, और उन्हीं नीतियों के अकॉर्डिंग बिल या विधेयक संसद के अंदर प्रस्तुत किए जाते हैं, मुख्यतः सरकारी विधेयक के रूप में। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मंत्रिपरिषद के पास कि वो महत्वपूर्ण विषयों पर नीतियां तो बनाए ही, लेकिन उन नीतियों से जुड़े हुए विधेयकों को संसद में पारित भी करवाए, संसद की मंजूरी भी दिलवाए। तो ये दो महत्वपूर्ण काम, नीतियों से जुड़े हुए नीतियों के निर्माण और उनसे जुड़े हुए कानून बनवाने का काम, ये मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। दूसरा काम हम यहाँ पर बता सकते हैं मंत्रिपरिषद का कि वो कोऑर्डिनेशन का काम करती है, या जिसको हम कहते हैं वो समन्वय स्थापित करने का काम करती है। अब समन्वय का मतलब क्या होगा? दो अलग अलग पक्षों के बीच में तालमेल या संतुलन बिठाना। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर बहुत सारे पोर्टफोलियो, या जिसको आप मंत्रालय कहते हो या विभाग के रूप में भी समझते हो, वो बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। फॉर एग्जांपल गृह मंत्रालय होता है, रक्षा मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय होता है ना। अलग अलग प्रकार की मिनिस्ट्रीज या पोर्टफोलियो होते हैं जो कि अलग अलग फील्ड में काम करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में। तो शासन किस तरह से स्मूथली चले, है ना, इन सारे पोर्टफोलियो के अपने अपने निर्धारित कार्य हैं। ये सब मिलकर
एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को कंडक्ट करते हैं। तो कैसे ये सब स्मूथली गवर्नेंस का काम करें, शासन का काम किस तरह से सुचारू रूप से संचालित करें, तो इसके लिए इनके बीच में तालमेल बिठाना आवश्यक है। फॉर एक एग्जांपल हम बात करें कि रक्षा मंत्रालय को हथियार खरीदने के लिए हथियार खरीदने हैं, लेकिन हथियार खरीदने के लिए पैसा कौन जारी करेगा? वित्त मंत्रालय जारी करेगा। तो इसके लिए वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच में ट्यूनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रक्षा मंत्रालय ने डिमांड करी और वित्त मंत्रालय पैसे देने से मना कर दे, तो वो एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो मंत्रालय हैं, मंत्रिपरिषद के विभिन्न मंत्रालय, ये आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। वो उनका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, पॉलिसी रिलेटेड विषय क्या होने चाहिए, आपस में एक दूसरे को कैसे कोऑपरेशन करना चाहिए। जब भी इस मीटिंग होती है कैबिनेट की, तब इन इश्यूज पर डिस्कशन किया जाता है और वो एक तरह से कोऑर्डिनेशन करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद ये कोऑर्डिनेशन के माध्यम से न केवल गवर्नमेंट के काम को, एग्जीक्यूटिव के काम को तीव्रता प्रदान करते हैं। तीव्रता का मतलब काम को स्मूथली अच्छी तरीके से जल्द कंडक्ट किया जाए। न केवल वो काम करते हैं मंत्रिपरिषद, बल्कि इस कोऑर्डिनेशन से समय और धन दोनों की बचत भी होती है। अननेसेसरी हर्डल्स नहीं आती है कोऑर्डिनेशन के कारण, तो इसीलिए सारे काम आसानी से, सरलता से, कम समय में, कम पैसों में हो जाता है। तो ये दूसरा काम मंत्रिपरिषद का। तीसरी बात हम यहाँ पर कह सकते हैं प्रशासन का संचालन, रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। ये मंत्रिपरिषद के जितने भी मेंबर्स हैं, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, राजनीतिक कार्यपालिका है। और इनके अंडर में स्थायी कार्यपालिका होती है, जिसको आप नौकरशाही या सरकारी कर्मचारियों की व्यवस्था कह सकते हो। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय में एक गृह मंत्री होता है, और उसको सहायता देने के लिए गृह राज्य मंत्री भी हो सकता है, उप मंत्री भी हो सकता है। ये सब राजनीतिक कार्यपालिका है। लेकिन उनके द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट कौन करता है? उनको एग्जीक्यूट ब्यूरोक्रेसी करती है, जिसको हम स्थायी कार्यपालिका की श्रेणी में लेते हैं। तो इस ब्यूरोक्रेसी को समय समय पर ऑर्डर देना, उनको डायरेक्शन देना, उनके ऊपर कंट्रोल रखना, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम है। संबंधित मंत्री अपने अपने विभाग के कर्मचारियों को नियंत्रित भी करता है, निर्देशित भी करता है, उनका मार्गदर्शन भी करता है, और ऐसा करके वो प्रशासन का संचालन करता है, नीतियों को एग्जीक्यूट करवाता है एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से। तो ये तीसरा काम हम बता सकते हैं मंत्रिपरिषद का, प्रशासन का संचालन। चौथी बात हम यहाँ पर बता सकते हैं फॉरेन रिलेशन से जुड़ा हुआ, जिसको विदेश संबंध के बारे में बता सकते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ पर एक पोर्टफोलियो, एक विभाग या एक मंत्रालय विदेश मंत्रालय के नाम से भी सरकार के अंदर है। तो इस विदेश मंत्रालय में एक मुखिया विदेश मंत्री होता है। इंडिया के दूसरे देशों के साथ रिलेशन किस तरह से होंगे, उन रिलेशन को मेंटेन करने के लिए पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स क्या होंगे, वो सब कैबिनेट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या पंचशील की जो थ्योरी स्टेब्लिश की थी, वो मौलिक तौर पर केवल उनका व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी। कैबिनेट के द्वारा आपसी डिस्कशन के बाद वो पॉलिसीज फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए हमारे द्वारा एग्जीक्यूट की गई। तो कहने का मतलब विदेश मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी, जो कि मंत्रिपरिषद का एक हिस्सा है, वो विदेश संबंधों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर एक अगली बात, हम लोगों ने प्रेसिडेंट के दौरान ये पढ़ा था कि जितनी भी संधियां या समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन वो केवल फॉर्मल है। वास्तव में दूसरे देशों के साथ अगर संधियां करनी है या कार्यपालिका समझौते करने हैं, तो वो इसी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किए जाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और उसका निर्देशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात अलग है कि इन संधियों और समझौते पर संसद की स्वीकृति आवश्यक रहती है, लेकिन प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी की है तो वो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बता सकते हैं। तो फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करना, उनको कंडक्ट करना, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम है। नेक्स्ट अगली बात हम बता सकते हैं फाइनेंस या बजट से जुड़ी हुई वित्त व्यवस्था के ऊपर भी मंत्रिपरिषद उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। आपको पता है कि हर साल हमारा एनुअल बजट पेश किया जाता है। वो बजट राष्ट्रपति के माध्यम से उसकी स्वीकृति से प्रस्तुत किया जाता है। बजट पर कंट्रोल संसद का होता है, ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि संसद ही बजट को अप्रूवल प्रदान करती है। लेकिन प्रैक्टिस में हम लोग क्या देखते हैं कि प्रैक्टिस में बजट पर कंट्रोल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है। कैसे?
कि बजट बना कौन रहा है। पहली बात हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो बजट का निर्माण करती है, ठीक है। और दूसरी बात, वो जो भी बजट बना लेती है उस बजट को पार्लियामेंट में अप्रूव करवाने में उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसकी सरकार है उसका बहुमत हाउस के अंदर है, तो उस मेजोरिटी के बेस पर वो उस बजट को इजीली अप्रूव करवा लेती है। तो कहने का मतलब, भले ही कंट्रोल, ऑफिशियली कंट्रोल या थ्योरेटिकली कंट्रोल बजट के ऊपर पार्लियामेंट का है, लेकिन प्रैक्टिस में हम ये देखते हैं कि मेजोरिटी पार्टी अपनी मेजोरिटी के बेस पर वो बजट जो कि कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा बनाया जाता है, उसको वो अप्रूव करवा लेती है। तो बजट पर भी प्रत्यक्ष नियंत्रण हम लोग कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का ही रहता है। फिर हम लोग बात कर सकते हैं कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड काम भी मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। प्रैक्टिकली आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी नियुक्तियां जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। लाइक जितने भी हमारे यहाँ एम्बेसडर हैं या हाई कमीशन की पोस्ट हैं वो दूसरे देशों के अंदर, या जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट्स होती है, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, जो ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट होता है, फाइनेंस कमीशन या यूपीएससी या ऐसे जितने भी कमीशन हैं उनके चेयरपर्सन या उनके मेंबर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है, तीनों सेनाओं के जो सेनापति है उनकी जो नियुक्तियां होती है, वो सब औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि राष्ट्रपति इन नियुक्तियों में अपने स्वविवेक का प्रयोग नहीं करता है। मंत्रिपरिषद जिन नामों का रिकमेंडेशन भेजती है ना, प्रधानमंत्री की लीडरशिप में जो नाम, जो रिकमेंडेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा भेजी जाती है, उन्हीं नामों को, उन्हीं व्यक्तियों को इन अलग अलग पदों पर नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, इन अपॉइंटमेंट्स को करने में भी मंत्रिपरिषद एक उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। तो ये कुल 6 बातें अभी हम लोगों ने पढ़ी जो मंत्रिपरिषद के कार्य के रूप में हम बता सकते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हम लोगों ने कल देखा था कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटिश मॉडल से अडॉप्ट किया है। ब्रिटेन के अंदर जो मॉडल है पार्लियामेंट्री सिस्टम का और उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव का, वो कम मोर और लेस वही मॉडल हमने हमारे यहाँ पर भी अडॉप्ट किया है। तो कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स या स्कॉलर्स ऐसे हैं, कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने इस मंत्री परिषद की व्यवस्था के ऊपर अपने रिएक्शंस दिए हैं, अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं, कुछ कमेंट्स किए हैं, और वही कमेंट्स जो ब्रिटिश व्यवस्था के ऊपर लागू होते हैं उनको हम हमारे संदर्भ में भी देख सकते हैं कि जो काम मंत्री परिषद कर रही है उन कार्यों के आधार पर उसका स्टेटस बहुत बढ़ गया है। तो कैसे उन चीजों को रिफ्लेक्ट किया है कुछ स्कॉलर्स ने, उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्कॉलर हुए हैं जिनका नाम है रैमजे मेयोर। रैमजे मेयोर क्यों क्या कहते हैं कि राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील, मतलब जहाज को चलाने का एक पहिया होता है, आपने देखा होगा शिप जो होती है पानी में चलती है उसका एक स्टीयरिंग व्हील होता है, उसको घुमाकर जहाज को इधर उधर जहां ले जाना हो ले जाया जा सकता है। तो राज्य भी एक जहाज है, उसको चलाने के लिए पहिया कौन है? वो मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद ही राज्य को जहां चाहती है, जिस तरह से चाहती है उस तरह से वहां पर ले जाती है। तो ये एक उसकी इंपॉर्टेंस को बताया रैमजे मेयोर ने। दूसरा हम एक स्कॉलर की बात करते हैं, जॉन मैरियट। जॉन मैरियट क्या कहते हैं, कैबिनेट एक धुरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है। ये जितना भी पॉलिटिकल मैकेनिज्म है वो उसका सेंटर पॉइंट कौन है? कैबिनेट है ना, ये जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक पार्ट है। वो जिस तरह से इंस्ट्रक्शन देती है, डायरेक्शंस देती है, जिस प्रकार से कंट्रोल रखती है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, पूरी पॉलिटिकल मशीनरी उसी के अनुसार फंक्शन करती है। तो ये जॉन मैरियट ने दूसरी बात बताई इंपॉर्टेंस के रूप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट की। तीसरी बात हम करते हैं, एक और स्कॉलर हुए हैं ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन क्या कहते हैं कि जैसे जैसे अंतरिक्ष के अंदर सूर्य के चारों ओर दूसरे ग्रह नक्षत्र परिक्रमा लगाते हैं, उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार कैबिनेट भी सूर्य की तरह है जिसके चारों तरफ दूसरे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पॉलिटिकल फंक्शंस को रन करते हैं वो उसके चारों ओर उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। एक दूसरी बात जो बार्कर ने कही थी, बार्कर कहते हैं कि कैबिनेट नीतियों का चुंबक है ना। चुंबक क्या करती है? लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है।
उसी प्रकार कैबिनेट भी जो है वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी गवर्नेंस को अपनी तरफ खींचती है। एक आखिरी बात हम लोग करते हैं, बेजहॉट करके एक और स्कॉलर्स हुए हैं, उन्होंने कहा है कैबिनेट एक हाइफन है। हाइफन एक प्रकार का निशान होता है, एक प्रतीक होता है जो दो अलग अलग पक्षों को जोड़ने का काम करता है ना, दो अलग अलग पक्षों को एक साथ व्यक्त करता है। तो उन्होंने कैबिनेट को हाइफन कहा है, और वो किस किस को जोड़ रहा है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस या कमेंट्स हैं कुछ स्कॉलर्स के, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बारे में बताए गए हैं। हम लोग बता सकते हैं कि मोर और लेस इंडिया की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी ये सारे फीचर्स हम देख सकते हैं, क्योंकि वो इफेक्टिवली और एक्चुअली सारे पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स का यूज कर रही है। तो ये कुछ रिएक्शंस। अब हम लोग एक और बात करते हैं, एक प्रैक्टिकली कई बार आपके 2 नंबर का प्रश्न आता है, इसलिए आपका ये जानना जरूरी है। एक टर्म है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है कैबिनेट किचन, किचन कैबिनेट, है ना। किचन कैबिनेट बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। किचन का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं रसोई, घर में किसी भी मकान के अंदर रसोई की क्या भूमिका होती है, किचन को एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है ना। हम लोग कई बार बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि एक्स व्यक्ति के घर में तो मेरी किचन एंट्री है। किचन एंट्री का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के घर की किचन तक पहुंच रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति उस घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उस घर में किचन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसी तरह से किचन वर्ड को कैबिनेट के साथ जब जोड़ा जाता है तो एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम कहते हैं किचन कैबिनेट। इसका मतलब ये है कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूज करने की दृष्टि से, है ना, और वही पूरे पूरे कैबिनेट को या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गवर्न करते हैं या रन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वो ये किचन कैबिनेट का एक कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पर बता सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी किचन कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, इसीलिए हम इसको पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। मतलब किचन कैबिनेट की जो व्यवस्था है वो संविधानेतर व्यवस्था है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। फिर दूसरी बात हम क्या बता सकते हैं, अब आप देखिए, अभी हमने डिफरेंस देखा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लगभग 70-80 मिनिस्टर हमारे यहाँ पर हो सकते हैं, है ना। अब उसका भी एक छोटा रूप कौन है, कैबिनेट, जिसमें हम लोग कह सकते हैं लगभग 15 मंत्री होते हैं। अब इसका भी एक और छोटा रूप है, वो है किचन कैबिनेट। मतलब ये तीसरा लेयर आ गया, पहला लेयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है, दूसरा लेयर कैबिनेट मिनिस्टर्स का है, और तीसरा लेयर हम क्या बता रहे हैं, किचन कैबिनेट, जो कि बहुत कम लोगों के द्वारा, जिसके अंदर बहुत कम लोग होते हैं, उसके द्वारा किचन कैबिनेट का निर्माण होता है। अब इसमें कौन लोग होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के जो रिलायबल पर्सन होते हैं, जिन पर प्राइम मिनिस्टर्स आंख बंद करके फेथ कर सकता है, ऐसे ही रिलायबल पर्संस को किचन कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा सम्मिलित किया जाता है। देखिए, इसमें कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं होता है कि ये मेरी किचन कैबिनेट है। सपोज करो मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मैं अपने हर काम में केवल 3-4 लोगों से या 5-7 लोगों से बात करके निर्णय ले रहा हूं, तो वो 3-4 या 5-7 लोग जिनसे मैं हमेशा टच में हूं, जिनकी बात मैं हमेशा मानता हूं, जिनके साथ मैं हमेशा डिस्कशन करता हूं, वो सब मेरी किचन कैबिनेट है ना। मतलब ये फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं होता है, इनफॉर्मली प्राइम मिनिस्टर अपने जिन रिलायबल पर्संस के साथ हमेशा डिस्कशन करता है या जिनकी राय मान लेता है, वो सब मिलकर किचन कैबिनेट बनते हैं। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि किचन कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर्स के रिलायबल पर्सन होते हैं। एक तरह से जैसे मैंने कहा, ये सत्ता का प्रमुख केंद्र होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लीड करने का काम करता है, वो अपने हर काम में इसी किचन कैबिनेट से परामर्श लेता है या उनके साथ डिस्कशन करता है। इसमें और कौन कौन हो सकते हैं, तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि किचन कैबिनेट के अंदर जरूरी नहीं है कि कैबिनेट लेवल के मंत्री ही हो। आप लोगों ने पढ़ा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मोटे तौर पर 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट के अंदर केवल और केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन जब हम किचन कैबिनेट की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स उसमें हों। प्रधानमंत्री के जो रिलायबल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो प्रधानमंत्री का अगर कोई फ्रेंड है, उसके कोई मित्र हैं या उसका परिवार का कोई प्रमुख सदस्य है
जो कि जिसकी बात प्रधानमंत्री मानता हो या जिसके ऊपर प्रधानमंत्री का भरोसा हो कि वो उनके कार्यों में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, तो ऐसे लोगों के से मिलकर भी किचन कैबिनेट बन सकती है। तो ऐसे 5-7 लोग जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के फ्रेंड भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, ये किचन कैबिनेट का एक पार्ट होता है। और आखिरी बात हम क्या बता सकते हैं कि जैसे अभी हमने कहा ये सत्ता का प्रमुख केंद्र है, तो क्यों है? क्योंकि जितने भी राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे होते हैं, है ना, जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिकल फंक्शन से रिलेटेड हो, उन सब पर एडवाइस देने का काम या डिसीजन लेने में प्रधानमंत्री को हेल्प करने का काम इसी कैबिनेट किचन के द्वारा किया जाता है। तो ये एक और कॉन्सेप्ट जो हमारे लिए जानना जरूरी है, जिस पर कई बार आपके 2 नंबर का एक प्रश्न आता है। एक आखिरी बात हम लोग कर लेते हैं, इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है सुपर कैबिनेट, है ना। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद की बात कर ली, फिर खाली मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट की बात कर ली, फिर हमने बात कर ली किचन कैबिनेट की, जो कि इनफॉर्मल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है ना, उसकी बात भी कर ली। अब हम एक और बात कर रहे हैं सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट का मतलब क्या है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सुपर कैबिनेट भी कुछ लोगों का, कुछ मंत्रियों का एक ऐसा निकाय है जो कि कैबिनेट, है ना, जिसमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्रिमंडल, उसके उसके कार्यभार को कम करने का काम करता है ना। किस तरह से करता है वो भी अभी आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि कैबिनेट के अंदर जितने मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारे एग्जीक्यूटिव काम डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज के माध्यम से करते हैं, है ना। ये प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो अलग अपने प्रशासनिक या कार्यपालिका संबंधी कार्यों को करने के लिए कुछ समितियां बना सके। वो समितियां कितने, उस समितियों में कौन लोग होगा, उनका नाम क्या होगा, ये सब डिसाइड करने का राइट्स प्राइम मिनिस्टर्स के पास होता है। मोटे तौर पर कैबिनेट में 2 प्रकार की कमेटियां होती है, एक एडॉक कमेटी और एक परमानेंट कमेटी। एडॉक कमेटी का मतलब होता है जब भी कोई क्राइसिस आ जाता है, बड़ा क्राइसिस आ जाता है, तो उस क्राइसिस का समाधान कैसे किया जाए, उस संकट का हल कैसे निकाला जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री कुछ अपने विश्वसनीय लोगों की, जो कि मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं, उन लोगों की एक कमेटी बनाता है। वो एडॉक कमेटी कहलाती है, यानी कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। लेकिन जो रेगुलर फंक्शन है एग्जीक्यूटिव के, कार्यपालिका के जो नियमित कार्य है, उन कार्यों को करने के लिए प्रधानमंत्री कुछ समितियां बनाता है। ऐसी समितियों को स्थायी समिति या परमानेंट कमेटी कहा जाता है। मतलब ये डिमांड, टाइम की डिमांड और नेसेसिटी की जो डिमांड है, आवश्यकता के अनुरूप प्रधानमंत्री इस प्रकार की परमानेंट कमेटियों का गठन करता है। मोटे तौर पर हम अभी तक का जो इतिहास रहा है, हम लोग कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने मोटे तौर पर मंत्री परिषद के कार्यों को चलाने के लिए 4 प्रकार की समितियों का गठन किया है। पहली समिति जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड है, दूसरी कमेटी जो है वो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है, तीसरी कमेटी जो है वो अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई रहती है, और चौथी कमेटी जो है वो मोटे तौर पर पार्लियामेंट्री फंक्शन से जुड़ी हुई कमेटी है। तो मंत्री परिषद में मोटे तौर पर 4 प्रकार की समितियां होती है, राजनीतिक मामलों से संबंधित समितियां, आर्थिक मामलों से संबंधित समितियां, नियुक्ति संबंधी समितियां और संसदीय मामलों से संबंधित समितियां। इन इन समितियों में मोटे तौर पर 3 से लगाकर 5 मेंबर होते हैं। इसकी जो सदस्य संख्या है वो 3 से लगाकर 5 तक होते हैं। ये जो शुरू की 3 कमेटियां दिख रही है आपको, पॉलिटिकल कमेटी, पॉलिटिकल फंक्शन से रिलेटेड कमेटी, या फाइनेंस से रिलेटेड कमेटी, या अपॉइंटमेंट से जुड़ी कमेटी, इन तीनों कमेटियों के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में ये कमेटियां काम करती है। लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स से रिलेटेड जो कमेटी है, इसको लीड करने का काम होम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। और मोटे तौर पर ये चारों समितियां क्या काम करती है कि मंत्री परिषद के अंदर क्या नीतियां होगी, उससे रिलेटेड सजेशंस देती हैं, निर्णय किस प्रकार से लेने हैं उससे रिलेटेड काम करती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर आ जाता है, कोई हर्डल अगर आ जाती है, तो उसके समाधान के बारे में सुझाव ये समितियां प्रदान करती है। तो इसी कारण इन समितियों का रोल मंत्री परिषद के अंदर महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर हम इन चारों कमेटियों में कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कमेटी कौन सी है?
राजनीतिक मामलों से संबंधित समिति। ये जो 4 परमानेंट समितियां, कमेटीज हैं, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड कमेटी, और इसी पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड कमेटी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर सारे पॉलिटिकल फंक्शंस को कंडक्ट करने का काम करती है। तो ये एक और सुपर कैबिनेट का कॉन्सेप्ट हम लोग बता सकते हैं। यहाँ पर आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जुड़ा हुआ टॉपिक खत्म होता है। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्राइम मिनिस्टर।